हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखो, हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है 6 क्लास की एनसीईआरटी की, जो नई वाली है, याद रखना, जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसमें हमने एक चैप्टर कवर कर दिया है। जो फोर्थ चैप्टर था वो हमने कवर कर दिया है और पाँचवा चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही सरल भाषा में आपको ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं। और ये सीरीज आप देखने के बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 6 क्लास का एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस से, उसमें जो भी प्रश्न बन सकते हैं इस सीरीज़ से वो पूरे कवर किए जाएंगे। और एनसीईआरटी का स्पेशल रोल रहता है हमेशा, तो ज़रूर इसे आप फॉलो करें। और सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कई बार क्या है, यूट्यूब में ये लेसन तो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे क्या मोटिवेशन की थोड़ी कमी आती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको भी ये लेक्चर लगातार, ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और हमें ये लगातार सीरीज़ को और कंटिन्यू करने में ज़्यादा मदद मिल सके। तो ये देख रहे हैं आप पिक्चर, इसमें सांची के स्तूप का ये फ़ोटो है। इस फोटो में कहा गया है कि लगभग 2300 साल पुराना फ़ोटो है ये। और इसमें ये कहा गया है कि ये जो ग्रामीण परिवेश है सांची के स्तूप का, वो पूरा इसमें झलक देखने को मिलती है। और श्री अरविंद का कोट से शुरू कर रहा है ये चैप्टर हमारा, कि श्री अरविंद कहते हैं कि भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवनधारा का अभिन्न अंग बन गई, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आज के लेसन में हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। पहला तो हम देखेंगे कि भारत को कैसे परिभाषित कर सकते हैं और भारत के प्राचीन नाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप मैप पे चलेंगे। ये इंडिया का जो प्राचीन मैप है, और उस समय का इंडिया और आज के इंडिया में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि भौगोलिक बाउंड्री चेंज हो गई है और डायनेस्टी चेंज हो गई है, और सभ्यता संस्कृति तमाम बातें हम देखेंगे आगे, सभी कुछ चेंज हो गया है। तो वर्तमान इंडिया की जो तुलना है प्राचीन भारत से पूर्णतः करना तो हम सही नहीं मानते, लेकिन हाँ, काफ़ी चीज़ों में हम देख सकते हैं जोग्राफिकली कि क्या तुलना हो सकती है। तो इसका जो भी इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखेंगे हिंदू कश रेंज दिख रही है आपको ये, और हिमालय रेंज यहाँ से आप ये जा रही है सीधी। ठीक है, इसके अलावा ये जो सिंधु का नदियों के साथ जो सहायक नदियाँ हैं, जिसमें सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये बहुत प्राचीन नदियों में शामिल थी हमारे। सिंधु का बहाव यहाँ से निकलता है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, अब ये गंगा नदी है यहाँ पे इस लोकेशन पे, यमुना है, चंबल नदी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस लोकेशन पे आप देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। इस तरह से हमने तमाम नदियों को कवर किया। देखो, बेसिक सी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि बेसिक सी बात ये है कि आज से लगभग 500 से 2000 या 5000, जो भी माने आप, इतने साल पहले जो भारत था वो आज तो नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम के जो भारत को क्या कहा गया था, उस टाइम के भारत को हमने कहा भारतीय उपमहाद्वीप कहा। ठीक है, ये आप समझेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कहानी है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, एनसीईआरटी में छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी दी होती है, इसको पढ़ना जरूरी है। निवासी क्या होते हैं? देखो, बेसिक रेसिडेंट जो होते हैं, जो रहने वाले कोई भी लोग होते हैं, वे लोग जो एक स्थान विशेष पर रहते हैं वे विशेष निवासी होते हैं। ठीक है, और भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को क्या कहा गया? ये जो क्षेत्र था, उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। ठीक है, ये जो मैप में आप देखेंगे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। इस प्रदेश को, इस बाउंड्री को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। सप्त सिंधु कैसे? देखो आप, ये 7 नदियों का समूह दिख रहा है आपको, ये 7 नदियों का समूह है, इसलिए इसे सप्त सिंधु कहा गया था। 7 नदियों की भूमि को ही सप्त सिंधु कहते हैं, याद रखेंगे। अब
जो प्राचीन टाइम में क्या था, पुराने टाइम में, कि महाभारत ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप का जिक्र था उसमें भी, क्योंकि यहीं तो सारी कहानी हुई थी। और इसमें अलग अलग जो स्थान थे उसको भी डिनोट किया गया था महाभारत में, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ महाभारत का पूरा मैप दिख रहा है आपको, ये महाभारत के समय का, जिसमें गंधार दिख रहा है आपको, कंबोज दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे प्राग ज्योतिष जो कि असम को कहते हैं, वंग मतलब बंगाल, कुरुक्षेत्र हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र इस तरफ का क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, और कच्छ और केरल इस तरफ देखने को मिलेगा आपको, केरल, यहाँ पे सौराष्ट्र का एरिया जो कच्छ का एरिया। तो ये उस टाइम का मैप है। देखिए एनसीईआरटी में साफ दे रखा है कि महाभारत भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का द्योतक भी है। ठीक है, ये चैप्टर आगे हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको थोड़ा ब्रीफ में समझ रहे हैं कि जो कश्मीर है वो आज का कश्मीर था, कुरुक्षेत्र मतलब हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र, वंग मतलब बंगाल, प्राग ज्योतिष मतलब कुछ असम का भाग, और कच्छ मतलब जो आज का कच्छ और केरल का भाग, ये इनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बू द्वीप का यूज़ किया गया है। क्या कहा गया? जम्बू द्वीप महाभारत में। अब भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप मतलब जामुन के वृक्ष जहाँ पर बहुत सारे थे उसे जम्बू द्वीप कहा गया है। इसे मालाबार प्लम भी कहा गया है, और जामुन के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरह की बातें यहाँ देखने को मिली। इसे आप पढ़ेंगे कि ये पूरा मैं आपको पढ़ चुका हूँ, और इसका जो क्रक्स है वो बता रहा हूँ कि इसमें ये बात कही गई कि महाभारत में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको जम्बू द्वीप या भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। अब भारत का देश, भारत का मतलब क्या हुआ? भारत का देश, लेकिन ये बाद में कहा जाने लगा। पहले इसका सही मतलब ये था कि वैदिक समूह, यानी कोई वैदिक समूह जो रहता था, वैदिक समूह, उसी को भरत कहा गया था, उसी को भरत कहा गया था। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और बाद में क्या हुआ कि भरत नाम से ऋग्वेद में उल्लेख हुआ, राजाओं का नाम भरत हुआ, ये सब बातें हम आगे देखेंगे, लेकिन शुरुआत में इसका यही कॉन्सेप्ट था। विदेशों ने इंडिया नाम कैसे रखा, इसके बारे में देख लेते हैं कि विदेशों ने इंडिया नाम कैसे रखा। इससे पहले थोड़ा सा हमें ये जान लेना है कि ये जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण का एक ग्रंथ है, उसकी एक श्लोक है, इसमें लिखा गया है कि उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रेशे दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम, वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाचित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। ये किसमें कहा गया? विष्णु पुराण में कहा गया है। ठीक है, और दक्षिण भारत में से भारतम कहा गया, भारत को भारतम। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे देखते हैं कि विदेशों में इंडिया नाम कैसे रखा गया। देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो फारस के जो लोग थे वो इंडिया में कैसे आए, क्योंकि जो 6ठी शताब्दी के समथिंग फारस का एक राजा था, उस राजा ने अपना सैन्य अभ्यास इंडिया में भेजा। ठीक है, और सैन्य अभ्यास जब इंडिया में आया तो सिंधु नदी क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया, सिंधु नदी पर कंट्रोल कर लिया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फारस के जो लोग हैं उन्होंने सिंधु पार के क्षेत्र को क्या कहा? हिंदू, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था और वे हिंदू कहने लगे। ठीक है, सिंधु को हिंदू कहने लगे। शुरू में ये हिंदू जो शब्द था वो किसी कल्ट से संबंधित नहीं था। शुरू में हिंदू शब्द का मतलब एक जोग्राफिकल बाउंड्री से था। किससे था? भौगोलिक शब्द था। और बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे यह कल्ट के रूप में प्रचलित हुआ, लेकिन बहुत लंबे टाइम बाद। इसी तरह से हम बात करें कि सिंधु के बाद हमने हिंदू का कॉन्सेप्ट समझा, और फिर ये इंडो या इंडिक क्या था? इंडो या इंडिक के बारे में ये कहा जाता है कि यूनान के लोगों ने इस भाग को जो सिंधु के पार का क्षेत्र था उसको क्या कहा? इंडो या इंडिके कहा। और चीन के लोगों ने क्या कहा? चीन के लोगों ने इसी भाग को अपने ग्रंथों में क्या कहा?
यिंतु या यिंदू कहा, जो कि मूलतः सिंधु शब्द से ही प्रचलित था। इस तरह से हमने विदेशियों के इन नामों के बारे में चर्चा की, जो हिंदुस्तान को कैसे नाम दिया गया। भारत जो हिंदू से सिंधु जो संस्कृति थी वो हिंदू संस्कृति बनी और सिंधु से हिंदुस्तान बना। इस तरह से तमाम बातें हमने समझी। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे पॉलिटिकल वाले में सेक्शन में। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो चीन के एक यात्री था वेनसांग जिसको जुआनजेंग भी कहते हैं, 7वीं शताब्दी में चीन से भारत की यात्रा पाया और लगभग कितने साल रहा भारत में? 17 साल। 17 साल में रहने के बाद इसने भ्रमण किया, पढ़ाई की यहाँ पे, और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और उनको संस्कृत से जो पाली भाषा थी उससे इन्होंने ट्रांसलेट करके चीनी भाषा में, संस्कृत भाषा में अध्ययन किया और इसने ट्रांसलेट करके ये वापस अपने देश ले गया। इस तरह से इसने वहाँ जाके बताया कि भारत की संस्कृति कैसी है और भारत के प्रति लोगों की इच्छा और बढ़ती गई। और कहीं कहीं चीनी शब्द में तिन्युज को भी सिंधु कहा गया। इस तरह से ये भी समझें आप। और चीनियों ने बुद्ध की भूमि को बड़ा ही पवित्र भूमि माना था और बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चीनों की जो नीति है आप सभी को पता है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन जो प्राचीन भारत था वो बहुत ही सशक्त था, बहुत ही मजबूत था और भारत की परंपरा, ज्ञान परंपरा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था। लेकिन समय काल के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। तो इस टॉपिक को हम आराम से कर चुके हैं। इसे आप अच्छे से रीड करेंगे। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको समझा दी इससे संबंधित। और अगला लेक्चर जो होगा वो कंटिन्यू करेंगे 6 लेसन को। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मोटिवेशन आता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के प्रति मज़ा आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।